हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन 2.3 एक्सरसाइज में एक्चुअली फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो पहले हमें फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, पहले उसको समझते हैं। फंक्शंस के लिए फिर से हमें सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सेट्स एंड रिलेशन के रिगार्डिंग हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। अगर किसी का सेट्स, रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक रखे हुए हैं, आप वहाँ से पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए, तब आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी ईजिली समझ में आएगा। सेट्स की बात करें, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। तो डेट मीन्स 1 2 3 4 सेट ए एंड सेकंड सेट बी में हमारे पास डेटा है 5 6 7 8 9। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट का सेट बी के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं उनके कलेक्शन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनता है रिलेशन का कॉन्सेप्ट। रिलेशन क्या है? रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों, रिलेशन की एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों, उनके कलेक्शन को हम रिलेशन बोलते हैं। नाउ रिलेशंस में से कुछ रिलेशन जो फंक्शन की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे उन्हें हम फंक्शन बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शंस आर सबसेट ऑफ रिलेशन एंड रिलेशंस आर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम रिलेशन बोलते हैं। रिलेशंस के कुछ एलिमेंट्स के कलेक्शन जो स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे उसे हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन रिलेशंस के सबसेट्स होते हैं एंड रिलेशंस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं। क्लियर? चलिए फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हमने रिलेशन में पढ़ा था कि हम रिलेशन किस सेट से किस सेट के एलिमेंट्स का चाहते हैं, सिमिलरली फंक्शन भी हम अगर सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ फंक्शन चाहते हैं तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होगा, या इसी को लिखने का सेकंड वे हो सकता है ए से फंक्शन बी में, फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ए से बी में अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि सेट ए जिससे हम रिलेशन लेंगे उसे कहा जाता है डोमेन, एंड सेट बी जिसके एलिमेंट्स के साथ रिलेशन लेंगे तो दैट इज कोडोमेन। फर्स्ट सेट जिससे हमें रिलेशन लेना है वो डोमेन कहलाता है, और जिस सेट के साथ हम रिलेशन बनाएंगे उसे कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, नाउ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन के अकॉर्डिंग डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो डेट मीन्स व्हाट इज द इमेज? डोमेन के एलिमेंट का कोडोमेन के एलिमेंट के जिस एलिमेंट के साथ रिलेशन बनेगा उसी रिलेशन वाले एलिमेंट को हम इसका इमेज बोलते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 का रिलेशन सपोज हम 6 के साथ लेते हैं, ओके, 2 का रिलेशन अगर हम 7 के साथ लेते हैं, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो 1 का एक यूनिक इमेज हो गया, 2 का एक यूनिक इमेज हो गया, 3 का भी एक यूनिक इमेज होना चाहिए, दैट इज, एंड 4 का भी एक यूनिक इमेज होना चाहिए। ओके, डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होना चाहिए, तब हम इसे फंक्शन बोलते हैं। जबकि रिलेशन में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। रिलेशन में किसी का किसी के साथ भी हम रिलेशन ले सकते थे। ठीक है, डोमेन के किसी भी एलिमेंट का कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन ले सकते थे, और कितनी बार भी रिलेशन लिया जा सकता था। जैसे 1 का रिलेशन 5 से, 1 का 6 से, 1 का 7 से, डेट में भी। बट फंक्शन में ऐसा नहीं। फंक्शन में डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होना चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज पॉसिबल नहीं। अगर 4 का 9 भी इमेज है और 4 का 7 भी इमेज हो गया तो फंक्शन नहीं रह जाएगा। इज इट क्लियर?
तो डेफिनेशन है और रिलेशन, व्हाट वी हैव टॉक अबाउट रिलेशन से ही फंक्शन बनता है। तो अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ every element of set A has one and only one image in set B। मतलब यहाँ के हर एक एलिमेंट का सेट बी में केवल एक ही इमेज बनना चाहिए और एवरी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, देन इट वुड बी अ फंक्शन, तभी ये फंक्शन होगा। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द इमेज? लाइक 6 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 6 को अगर हमें बोलना हो तो डेट इज इमेज, 6 इज अ इमेज ऑफ 1। ओके, तो 6 जिस एलिमेंट ऑफ डोमेन से रिलेटेड है उसका वो इमेज हो जाए, तो 6 इज अ इमेज ऑफ 1, 7 इज अ इमेज ऑफ 2, 8 इज इमेज ऑफ 3 एंड 9 इज इमेज ऑफ 4। ठीक है, बाउंडेशन ये कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का को डोमेन में एक यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन ये बाउंडेशन नहीं है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट यहाँ इमेज बन जाना चाहिए, दैट इज़ नॉट बाउंडेड। ठीक है, डोमेन के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, लेकिन को डोमेन का हर एक एलिमेंट इमेज हो, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, नाउ सेट ए एंड सेट बी के लिए अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन देना चाहें तो फंक्शन भी ऑर्डर्ड पेयर कॉन्सेप्ट के थ्रू ही डिनोट किया जाता है, तो फंक्शन में भी एक्स वाई का एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1 में एक्चुअली 5 प्लस करने से 6 आता है, 2 में 5 प्लस करने पर 7, 3 में 5 प्लस करने पर 8 एंड 4 में 5 प्लस करने पर 9 आता है। तो डेट मीन्स x प्लस 5 इज इक्वल टू y बन रहा है फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ कौन सा सेट A एंड y एलिमेंट ऑफ B। इज इट क्लियर? इस स्पेसिफिक फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे टर्म्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सेट ए जो कि डोमेन है, डोमेन के फर्स्ट एलिमेंट 1 में 5 प्लस करने से कितना आएगा 6, तो डेट मीन्स 1,6 विल बी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ फंक्शन। ऐसे ही डोमेन के सेकेंड एलिमेंट 2 में 5 प्लस करने से 7 आता है, तो 2,7 हमारे फंक्शन का एक एलिमेंट हो गया। डोमेन के थर्ड एलिमेंट 3 में 5 प्लस करने से कितना आता है 8, तो डेट मीन्स 3,8 इज एन एलिमेंट ऑफ फंक्शन। एंड डोमेन के लास्ट एलिमेंट 4 में 5 प्लस करने से बनता है 9, तो 4,9 एलिमेंट ऑफ फंक्शन एफ। तो इसे रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस की। फंक्शंस कितने तरह के होते हैं? तो फंक्शंस में पहला टाइप लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जनरली सेट इटसेल्फ में ही लिया जाता है, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ओके, ऐसे में अगर सेट ए के किसी एलिमेंट x का इमेज बताना हो, एफ एक्स इमेज जिसे हम y से डिनोट करते हैं, तो x इटसेल्फ ही आता है फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर? ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4, दीज आर द 4 एलिमेंट्स, तो जो फंक्शन होगा आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन, उसके एलिमेंट्स में 1 का 1 के साथ ही इमेज, 2 का 2 के साथ ही इमेज बनेगा, 3 का इमेज 3 ही होगा एंड 4 का इमेज 4 ही होगा फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ ए। तो डेट मीन्स 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, 4 का इमेज 4। इसे ही हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन में जनरली सेट इटसेल्फ के साथ एक तो फंक्शन बनेगा एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट का जो इमेज होगा एलिमेंट इटसेल्फ होता है। तो 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का 3 एंड 4 का 4, ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसके अंदर एडिशनल नहीं आएगा, दैट इज नोन एज द आइडेंटिटी फंक्शन। लेट कांस्टेंट फंक्शन के लिए हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 है, दूसरा सेट बी जिसके एलिमेंट ए, बी, सी है। अब फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि आपको ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई लेना है जिसमें वाई की वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज ए ही रहने वाली है फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ ए। ओके, तो इसमें जब हम फंक्शन के एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 का इमेज कितना आएगा, वाई की जगह पर ए लेना, तो 1 कॉमा ए। 2 का इमेज कितना आएगा, 2 के साथ वाई की वैल्यू ए ही लेनी है। 3 का इमेज कितना आएगा, 3 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर ए का ही बनेगा।
ओके, तो डेट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट का जो इमेज है वो सेम है। दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन, तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इज इट क्लियर? तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का जो इमेज है एक कांस्टेंट वैल्यू ही आती है, चेंज नहीं होती, इसे हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज मॉडुलस फंक्शन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द मॉडुलस फंक्शन? इसके लिए फॉर एग्जांपल तो मॉडुलस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप कोई फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर ले रहे हैं डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर आर, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन को अगर कभी भी डिफाइन करना हो तो मॉडुलस फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन होता है कि एफ एक्स की वैल्यू विल बी माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो एंड विल बी पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। इक्वल का साइन हम कहीं भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लगाया, तो डेट मीन्स मॉडुलस फंक्शन हमेशा दो वैल्यूज़ देता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? इट मीन्स मॉडुलस के अंदर लिखी हुई वैल्यू अगर लेस देन ज़ीरो है तो मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू देता है, और अगर मॉडुलस के अंदर लिखी हुई वैल्यू ग्रेटर देन दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन ज़ीरो, तो दैट मीन्स दैट वुड बी पॉजिटिव एक्स। क्लियर? यही मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। मॉडुलस फंक्शन की अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्स एक्सिस का अपर पार्ट में ही रहता है, एक्स एक्सिस को टच करते ही फिर वो अपर पार्ट में दोबारा से रिवर्ट हो जाएगा। तो डेट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सिस ये ले रहे हैं तो इन एक्सिस के ऊपर जो मॉडुलस फंक्शन है कुछ ऐसा होगा, इस फंक्शन के बारे में हम बात करें, लेट यहाँ से सारी वैल्यूज़ यहाँ तक आती है, लेकिन जैसे ही एक्स एक्सिस को टच करता है ये रिटर्न हो जाता है। इट मीन्स जब तक एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो एक्स पॉजिटिव ही देगा, लेकिन जैसे ही एक्स की वैल्यू नेगेटिव होने लगती है तो डेट मीन्स एक्स आप नेगेटिव प्लेस करते हैं तो आंसर्स इसके नेगेटिव आने लग जाते हैं। ओके, नेगेटिव एक्स विल बी द सॉल्यूशन। तो दैट इज द मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? लेट एक फंक्शन डिफाइन किया गया है रियल नंबर टू रियल नंबर, तो एफ एक्स की वैल्यूज़ 1 आएगी अगर आपके फंक्शन में एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, एफ एक्स की वैल्यू 0 आएगी अगर एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है, और एफ एक्स की वैल्यू -1 आएगी इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0। इट मीन्स फंक्शन की वैल्यू आपको कुछ भी दी हो, अगर फंक्शन में एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो फंक्शन वैल्यू 1 देगा, अगर फंक्शन में एक्स की वैल्यू 0 आती है तो फंक्शन आपका 0 वैल्यू देगा, और अगर फंक्शन में एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन आपका -1 वैल्यू देता है। इन वैल्यूज़ को हम इमेजेस बोलेंगे, तो डेट मीन्स इमेजेस के कलेक्शन को ही हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज ऑफ अ सिग्नम फंक्शन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 1, 0 एंड -1। तो किसी भी सिग्नम फंक्शन की रेंज 1, 0 एंड -1 होती है। जबकि इससे प्रीवियस हमने मॉडुलस फंक्शन देखा था, तो मॉडुलस फंक्शन में दो ही वैल्यूज आती हैं, इधर -x और +x। ओके, तो डेट मीन्स उसके लिए रेंज -x, +x हो जाएगी। जबकि सिग्नम फंक्शन केवल और केवल 3 वैल्यूज देता है, 1, 0 एंड -1, इसलिए इसकी रेंज हमेशा 1, 0 एंड -1 होगी। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन के लिए डेफिनेशन है, फंक्शन हम ले रहे हैं रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, रियल नंबर से रियल नंबर में हम फंक्शन ले रहे हैं, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, ये लार्जर ब्रेसिस के अंदर एक्स रखा हुआ है, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर बेसिस के अंदर जो एक्स रखा गया है इसी को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। अब ये कैसे काम करता है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम कैसे करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम नंबर लाइन के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। लेट दैट्स द नंबर लाइन -∞ टू +∞। अब इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि रेक्टेंगुलर बेसिस के अंदर लिखा गया नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 1.48 ये लिखा गया है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस वैल्यू। तो 1.48 नंबर लाइन पर कहाँ लाई करेगा? मे बी समवेयर हियर, 1 and 2 के बीच में यहाँ कहीं पर लाई करेगा। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? नंबर लाइन पर जहाँ भी हमारा फंक्शन लाई कर रहा है उससे जस्ट प्रीवियस ग्रेटेस्ट इंटीजर, जस्ट प्रीवियस इंटीजर इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो डेट मीन्स यहाँ पर हमारा इंटीजर क्या हो जाएगा? हमारा इंटीजर हो जाएगा 1, एंड दैट इज एक्चुअली +1। ठीक है,
अगर यहीं पर हमें फंक्शन की वैल्यू फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई करनी होती -2.3, ओके, एंड दैट इज रेक्टेंगुलर बेसिस में आपको रखा हुआ है, तो इस फंक्शन की वैल्यू अगर आपको आइडेंटिफाई करनी, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका बताना है कितना होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -2.3। नंबर लाइन पर कहाँ लाई करेगा, तो 2.3 में भी समवेयर है, ओके। इससे प्रीवियस जस्ट ग्रेटेस्ट नेक्स्ट इंटीजर, तो इससे प्रीवियस वाला, तो इससे प्रीवियस कौन सा, -3। सो इस केस में -3 विल बी द आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है 0.4, तो 0.4 में भी 0 से आगे यहाँ कहीं पर पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ कहीं लाई करेगा, तो इससे प्रीवियस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0, सो इसका आंसर 0 होता है। अगर आपको फंक्शन की वैल्यू -0.4 के लिए आइडेंटिफाई करनी हो तो कितना होगा, तो माइनस का 4.5 में बी समवेयर हेयर, यहाँ लाई करेगा, तो इससे प्रीवियस ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -1, दैट इज ओके। में भी समझ में आ रहा होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं तो पॉजिटिव नंबर में तो जो भी इंटीजर पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे 0। लेकिन नेगेटिव नंबर्स में प्रीवियस वाला, इससे जस्ट पहले वाला, तो -2 है तो -3 हो जाएगा, -0 है तो -1 हो जाएगा, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप समझ में आया होगा। दैट वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जिनको हमने अभी डिस्कस किया। अब फंक्शंस में कैलकुलेशन का पार्ट कैसा रहता है, हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। लेट हमारे पास दो फंक्शंस हैं f एंड g, इन दोनों को प्लस करना है फॉर सम वेरिएबल x, तो हम इसे डायरेक्टली fx प्लस gx लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर फंक्शन f और फंक्शन g को का डिफरेंस आइडेंटिफाई करना हो फॉर सम वेरिएबल x, तो आप इसे fx माइनस gx लिख सकते हैं। एंड अगर आप दो फंक्शंस f और g का प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं फॉर सम वेरिएबल x, तो आप इसे fx इंटू gx लिख सकते हैं। क्लियर। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी फंक्शन के साथ किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल की मल्टीप्लाई करके उसका वेरिएबल x के लिए वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो इसी को लिखने का तरीका k इज़ अ कांस्टेंट टर्म ऑफ फंक्शन fx, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अगर दो फंक्शंस के डिवाइड के बारे में बात करें तो फंक्शन f को फंक्शन g से डिवाइड करके उसके x की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कहा जाता है, तो इसका मतलब ही फंक्शन x और फंक्शन g के डिवाइड होता है। ठीक है। तो फंक्शंस की कभी भी अगर मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन करना हो तो वी कैन डायरेक्टली डू दैट। अब फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करके एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ओके, जब भी रोस्टर फॉर्म में आपको किसी फंक्शन के एलिमेंट्स दिए हों तो सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट कॉमन तो नहीं है। केवल ये चेक कर लीजिए, फर्स्ट एलिमेंट 2 कहीं है, नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट 5 कहीं है, नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट 8 कहीं पर है, नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट 11 कहीं है, नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट 14 ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर कहीं और है, नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट 17 ऑर्डर्ड पेयर्स में कहीं और है, नहीं है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज। 2 का एक ही इमेज है, 2 कहीं और नहीं है, तो दैट मीन्स 2 के दो इमेज पॉसिबल ही नहीं। 5 कहीं और नहीं दिया तो दैट मीन्स 5 का एक ही इमेज है। एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, तो दैट मीन्स दैट इज अ फंक्शन। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन की डेफिनेशन ही ये होती है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन शुड हैव अ यूनिक इमेज, तो हर एक का यूनिक इमेज है, दैट्स व्हाई इट्स अ फंक्शन। अब अगर ये फंक्शन हो गया है तो इसमें डोमेन क्या होगा, फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन, दैट मीन्स 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, ये तो डोमेन हो गया। और रेंज क्या होगा, रेंज होता है सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन, तो सेकंड एलिमेंट में 1, 1, 1, 1 सब जगह 1 रखा है, तो दैट इज 1, सो द रेंज विल बी 1। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगेन गिवन सम ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन रोस्टर फॉर्म। चलिए चेक करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट कॉमन तो नहीं है, 2 कहीं और लिखा है, नहीं लिखा है। 4 कहीं और लिखा है, नहीं लिखा है। 6 नहीं लिखा है। 8 कहीं नहीं है। 10 नहीं है। 12 नहीं है। 14 नहीं है, तो दैट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, सो इट्स अ फंक्शन, तो ये हमारा एक फंक्शन हो जाएगा। अब अगर फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन, तो दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 का कलेक्शन हमारा डोमेन हो जाएगा।
एंड रेंज भी आइडेंटिफाई करनी है। रेंज क्या होगी? रेंज होता है ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन। तो रेंज में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दैट इज द रेंज। तो सेकंड एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं और ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम डोमेन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में कहा है अगेन इसका, अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन एंड रेंज बताना है, और नहीं है तो फिर हमें बताना होगा कि इज इट अ फंक्शन और नॉट। पहले चेक करते हैं फर्स्ट एलिमेंट कॉमन तो नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट 1 1, ये तो कॉमन हो गया। दैट मीन्स 1 की एक इमेज 3 और 1 की एक इमेज 5। तो अब वन एलिमेंट सिंगल एलिमेंट हैज 2 इमेजेस, मोर देन 1 इमेजेस, तो दैट इज नॉट अ फंक्शन, इट्स नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि इसके डोमेन के एक एलिमेंट 1 की 2 इमेजेस बन रही हैं। तो जो इसका एलिमेंट है, डोमेन का जो एलिमेंट 1 है, उसका एक इमेज 3 बन रहा है और इसी 1 का एक इमेज 5 है, तो एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस हो गई। सो इट्स नॉट अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन शुड हैव अ यूनिक इमेज। तो यूनिक इमेज नहीं रह गया, इसकी तो 2 इमेजेस हो गई। सो इट्स नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। अब रियल फंक्शंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम, इसका मतलब फंक्शन कहाँ से कहाँ लिया गया है? फंक्शन लिया गया है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, तो दैट इज द टाइप ऑफ फंक्शन। अब एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स के लिए सॉल्व करना है। अगर हम डोमेन की बात करें तो एक्स की वैल्यू एनी रियल नंबर कैन बी प्लेस्ड, तो दैट मीन्स डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी, एक्स की वैल्यू आप यहाँ कुछ भी प्लेस कर सकते हैं रियल नंबर्स में से, ठीक है। तो एनी नंबर कैन बी प्लेस्ड हियर, तो दैट मीन्स डोमेन इज रियल नंबर आर। अब इसके रेंज की बात करें तो रेंज होता है कि एक्स की वैल्यू को प्लेस करने के बाद आउटपुट्स क्या आएंगे, उनके कलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं। तो एक्स की वैल्यू जब आप यहाँ प्लेस करोगे तो मॉडुलस फंक्शन इसे ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा, तो दैट मीन्स पॉजिटिव देगा। लेकिन इसके पहले माइनस का साइन पहले से ही लगा हुआ है, तो दैट मीन्स दैट वुड बी माइनस आर। लेकिन अगर आप x की जगह पर 0 प्लेस करते हैं, क्योंकि 0 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, तो 0 का मॉडुलस 0 आएगा और 0 के आगे प्लस माइनस का कोई रोल तो रहता नहीं। ओके, तो दैट मीन्स अगर आप इसके अंदर 0 को भी इंक्लूड करते हैं तो 0 नेगेटिव रियल नंबर तो नहीं हुआ, तो 0 भी इसके अंदर आना चाहिए, तो प्लस एक 0 को आप एडिशनली इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज, तो 0 भी इसका रेंज का एक एलिमेंट हो जाए। तो 0 इज ऑल्सो द पॉसिबल इमेज ऑफ द रेंज। क्लियर? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन और रेंज दोनों बताना है इसका। तो इस फंक्शन के लिए डोमेन कितना होगा और रेंज कितना होगा? फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या प्लेस की जा सकती है, दैट इज द डोमेन। तो एक्स की वैल्यू आप क्या प्लेस कर सकते हैं? डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर प्लेस करने जा रहे हैं, ओके, और उसका स्क्वायर है, तो दैट मीन्स दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव हो। लेकिन रूट के अंदर वैल्यू नेवर कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू, तो दैट मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू डोमेन की होनी चाहिए। तो डोमेन के लिए हम क्या कर रहे हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो डेट मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो आप इसे लिख सकते हो 9 को 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ इसे एक बार प्लस एक बार माइनस लिखा जा सकता है, 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का, डेट इज नोन एज वेवी कर्व कॉन्सेप्ट। तो उसमें जो वेरिएबल है शुड नेवर बी नेगेटिव, तो वेरिएबल तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल नेगेटिव है तो हम इस इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 3 प्लस एक्स इंटू एक्स पॉजिटिव -3। लेकिन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, सो डैट वुड बी दिस वन। ओके, अब अगर हम इसे वेवी कर्व के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो वेवी कर्व का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप -∞ से +∞ तक नंबर लाइन पर अपने इन वैल्यूज़ को प्लेस कर सकते हैं। तो डेट मीन्स अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? एक बार आप एक फैक्टर को इक्वल टू 0 करो तो यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड होगा -3, तो -3 को आपने प्लेस कर दिया। और सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, तो डेट इज ऑल्सो द सेकंड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी के 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। वेवी कर्व कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑलवेज जहाँ आपने नंबर्स प्लेस किए हैं उनके लिए सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन है या नहीं।
तो इक्वल का साइन है, इट मीन्स ये इंक्लूडिंग हो जाएंगे, तो डेट इज इंक्लूडिंग, जिसे डार्क सर्कल से डिनोट करते हैं, डेट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग। तो ये दोनों ही इंक्लूडिंग टर्म्स है हमारे। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग जब आपका कंफर्म हो जाए तो फिर वेवी कर्व कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सट्रीमली राइट साइड पार्ट को प्लस से स्टार्ट करते हैं, तो प्लस माइनस एंड प्लस से डिनोट करेंगे। क्लियर? जितने भी जहाँ जहाँ आपने नंबर रखे उनके बीच का जो पोर्शन इंटरवल है वो इस तरह से लिखा जाता है, एक्सट्रीमली राइट साइड से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे ईच एंड एवरी इंटरवल के लिए प्लस माइनस करते हुए। अब लेस देन का सिंबल क्योंकि नेगेटिव पोर्शन को डिनोट करता है, तो नेगेटिव पोर्शन तो यहाँ से यहाँ तक है, सो द सॉल्यूशन पार्ट विल बी दिस वन। तो ये क्या है, -3 से +3 तक इंक्लूडिंग बोथ द नंबर्स, तो इंटरवल फॉर्मेट में हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो डेट मीन्स इसके लिए जो डोमेन होगा डेट इज दिस वन, दैट इज द डोमेन। अब इसके लिए रेंज की बात करते हैं। ठीक है, रेंज क्या होगी, रेंज आइडेंटिफाई करते हैं। तो रेंज के लिए आप देखोगे 9 - x², ओके, से जो सॉल्यूशन निकलेगा डेट वुड बी द रेंज। तो सॉल्यूशन में ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 प्लेस कर देते हैं तो डेट मीन्स √9 की वैल्यू 3, तो डेट मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू विल बी 3, तो अप टू 3 इसका आंसर आ सकता है। ओके, अप टू 3 इंक्लूडिंग 3, तो डेट इज दिस वन। और अगर आप x की वैल्यू को बढ़ाते हुए 9 ही बना देते हैं, डेट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 बनाते हैं, तो 9 - 9 0, 0 का स्क्वायर √0 होता है, तो डेट मीन्स 0 से 3 तक इसका रेंज हो जाएगा। ओके, तो इस रूट की जो वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच में आएगी, जबकि यहाँ जो नंबर्स हम प्लेस कर सकते हैं वो -3 से +3 के बीच में कोई भी प्लेस कर सकते हैं, तो डेट इज द डोमेन। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन में दिया है अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x = 2x - 5), राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 0 प्लेस कर देंगे, तो डेट मीन्स 2 × 0 - 5, तो -5 हो जाएगा। सेकेंड, इफ यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ x 7, तो जब आप x की जगह पर 7 प्लेस करेंगे तो फंक्शन हो जाएगा 7 × 2 = 14 - 5 = 9। थर्ड, x की जगह पर आपको -3 प्लेस करना है, that means whenever you are going to find out the value of the function for any specific term, तो आपको केवल अपने फंक्शन के अंदर उस स्पेसिफिक नंबर को प्लेस कर देना। तो 2 × 0 विल बी 0, -5 तो -5 हो जाएगा। 7 के लिए तो 2 × 7 - 5, तो डेट मीन्स 2 7 = 14 - 5 9 हो जाएगा। -3 के लिए तो 2 × -3 - 5, तो डेट वुड बी -6 - 5 -11 हो जाएगा। डेट वॉज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय। तो सेल्सियस टेम्परेचर और डिग्री टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को डिनोट करता हुआ एक फंक्शन हमें गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट t0, तो डेट मीन c की जगह 0 प्लेस करते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो डेट वुड बी 9 × 0 डिवाइडेड बाय 5 + 32। तो ये फंक्शन तो 0 हो जाएगा, तो डेट इज़ 0 + 32 कितना हो गया, डेट इज़ 32 हो जाएगा। तो 0 डिग्री पर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है डेट वुड बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ t 28 पर आइडेंटिफाई करना है, तो डेट मीन्स c की जगह पर वी हैव टू प्लेस 28, तो डेट वुड बी 9 × 28 डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस 32। ना दोनों का मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर देते हैं और उसमें 32 प्लस कर देंगे। नेक्स्ट t -10 के लिए सॉल्व करना है, तो जब आप c की जगह पर -10 प्लेस करेंगे अपने फंक्शन में, तो इट वुड बी 9 × -10 डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस 32। तो 5 से 2 टाइम्स, तो 9 × 2 = 18, तो डेट इज़ -18 एंड प्लस 32, तो इट वुड बी 18 को 32 में से माइनस करेंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, तो डेट वुड बी 14। क्लियर? फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज c की वैल्यू इस बार आइडेंटिफाई करनी है इफ tc इज इक्वल टू 212। tc की वैल्यू 212 गिवन है, तो tc इज 9c/5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212। क्लियर? 32 ट्रांसपोज करते हैं तो 9c/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 माइनस करेंगे 180 हो जाएगा। नाउ c की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो c विल बी 180 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, 9 × 2 = 18, तो 25 से 100, तो c इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द वैल्यू ऑफ c। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। रेंज आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है x की वैल्यू, डोमेन की वैल्यू को प्लेस करने के बाद आउटपुट क्या आएगा उनके कलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं। ओके, और फंक्शन है f(x = 2 - 3x),
x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़े नंबर्स को आपको प्लेस करना है। तो 0 से बड़े नंबर्स को अगर आप प्लेस करते हैं तो डेट मीन्स ग्रेटर देन 0, नॉट 0, तो डेट मीन्स आपकी जो वैल्यू है डेट विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव, ये तो हमेशा नेगेटिव होगी। ओके, ग्रेटर देन 0 प्लेस करने का मतलब, क्योंकि 3 के साथ जो भी वैल्यू आप प्लेस करोगे डेट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी हो जाएगी। ओके, तो डेट मीन ऑलवेज एंड ऑलवेज द वैल्यू विल बी लेस देन 0, हमेशा नेगेटिव आने वाला है। सो व्हाट वुड बी द आउटपुट, तो अब x की वैल्यू आप ग्रेटर देन 0 प्लेस करेंगे तो डेट इज 2 - 3x विल बी ऑलवेज लेस देन 0। जैसे ही आप x की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 प्लेस करेंगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डेट वुड बी -3x विल बी लेस देन -2। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, सो इट बिकम्स 3x विल बी ग्रेटर देन 2। 3 से बोथ ऑफ साइड डिवाइड करेंगे तो x विल बी ग्रेटर देन 2/3, तो x की वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 2/3 आएगी। इस क्वेश्चन में अगर हमसे डोमेन पूछा जाता तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2/3 होता, तो डोमेन हम कहते हैं कि 2/3 से बड़ी वैल्यू प्लेस करेंगे, बट वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज। तो रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए तो हमें इसी के बारे में सोचना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 ही प्लेस करते हैं तो इसकी वैल्यू 2 होती, लेकिन क्वेश्चन इज सेइंग कि x की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 प्लेस करना है, तो डेट मीन्स 2 से छोटी वैल्यू आएगी। तो डेट मीन्स रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी जितनी भी वैल्यू है लेस देन 2 होने वाली। ओके, 2 से लेस, तो डेट मीन्स 2 इंक्लूडिंग नहीं होगा। 2 से लेस वैल्यू कहाँ तक आएगी, इन्फिनिटी तक आएगी, -इन्फिनिटी तक, तो डेट इज द रेंज। तो द रेंज विल बी -इन्फिनिटी टू नॉट इंक्लूडिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन f(x) = x² + 2 and x इज अ रियल नंबर अगेन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द अगेन रेंज आइडेंटिफाई करना है। तो रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए x की वैल्यू क्या होगी, अगर आप रियल नंबर प्लेस करें तो रियल नंबर कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कुछ भी प्लेस कर सकते हैं, बट क्योंकि स्क्वायर है सो द वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर आपने 0 प्लेस किया तो मिनिमम वैल्यू भी 2, तो अगर आपने 0 प्लेस किया तो डेट मीन्स 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 + 2 विल बी 2, तो डेट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी 2। ओके, अब 2 से बड़ी तो इन्फिनिटी तक वैल्यू हो सकती है, 2 इसकी वैल्यू हो सकती है, डेट इज इंक्लूडिंग, and infinity is never included, so the range will be this one, that means range of the function is this one. Okay, now third part of the question, f(x) = x and x is the real number। अब x की जो भी वैल्यू आप प्लेस करेंगे आउटपुट में तो वही x आने वाला है, and x is a real number, तो every real number will be the output, so the range of the function will be a real number। okay, real number ही इसका range हो जाएगा। clear? that was the last question of the exercise। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हों, कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस हुआ हो, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द एक्सरसाइज चैप्टर 2 के साथ कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।